अगर आपने पहले अपने लिए कभी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी है और अब आपको अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो ये आपके लिए काफी मुश्किल काम हो सकता है। और ये खाली आपकी ही समस्या नहीं है, अगर कोई पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद चुका है उनके लिए भी इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर रोज नए नए प्लान्स लॉन्च होते हैं जिनके अंदर नए नए फीचर्स होते हैं, तो वो इस प्रोसेस को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। तो क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका है जिसके जरिए हम अपने या अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर पाएं? बिल्कुल, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 7 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, 7 स्टेप्स वाला फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिसके बाद आप अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। हर स्टेप पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे और जैसे ही ये 7 स्टेप्स कंप्लीट होंगे आपके पास आपकी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो इन सभी स्टेप्स को बहुत ध्यान से सुने और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढने के लिए इनका इस्तेमाल करें। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है अपनी पॉलिसी का टाइप डिसाइड करना, क्योंकि हर पॉलिसी टाइप का अलग अलग इस्तेमाल होता है और अगर आपका पॉलिसी टाइप गलत हो जाता है फिर चाहे आप पॉलिसी खरीदने पर कितनी मेहनत कर लें, आपकी पॉलिसी आपकी जरूरत के मुताबिक आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअली यानी सिर्फ अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूं तो मुझे एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, और अगर मैं अपने पूरे परिवार को इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज देना चाहता हूं तो एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा हूं तो फिर मुझे या तो कोई सीनियर सिटीजन प्लान या कोई ऐसा प्लान जो इस एज में उन्हें एक अच्छी पॉलिसी दे दे, इंडिविजुअल पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि एज ज्यादा होने के बाद एक ही पॉलिसी के अंदर अगर एक से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं तो वो कवरेज के हिसाब से फायदे की बात नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने यानी जहां आप काम करते हैं उन्होंने आपको एक बेस कवरेज दिया है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है जिसमें आप 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं, और इस कवरेज के ऊपर आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं जो आपको इस अमाउंट से ज्यादा का क्लेम आने पर मदद करे, तो आपको एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका मकसद है गंभीर बीमारियों को कवर करना तो आपके लिए एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आपकी जरूरत है पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज लेना तो उसके लिए आप अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एड ऑन भी ले सकते हैं या अलग से एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ले सकते हैं। अगर आप रैंडमली किसी एडवर्टीजमेंट को देखकर, किसी वीडियो को देखकर या कहीं से इन्फ्लुएंस होकर गलत पॉलिसी टाइप खरीद लेते हैं तो इस पॉलिसी का आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसी टाइप डिसाइड करें ताकि ये आपकी जरूरतों के साथ अलाइन हो सके और समय पड़ने पर ये आपके काम भी आ सके। अगर आप इन अलग अलग पॉलिसी टाइप्स को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं और इनके बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। यहां पर हम हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी टर्म्स को समझने वाले हैं, यानी उन वर्ड्स को समझने वाले हैं जो पॉलिसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें इन शब्दों का, इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इन्हें हमारी पॉलिसी में होना चाहिए या नहीं। इनमें से कुछ जरूरी वर्ड्स हैं, कुछ जरूरी टर्म्स हैं। सम इंश्योर्ड यानी कि हमारी पॉलिसी में कितने रुपए का कवरेज हमें मिलेगा, इसे आप सम इंश्योर्ड कह सकते हैं। रूम रेंट लिमिट यानी कि इलाज के दौरान किस कैटेगरी का रूम हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स, ये वो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं जो हो सकता है आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर ना हो लेकिन ये हर इलाज का हिस्सा जरूर होते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस इंश्योरेंस कंपनीज आपको तब देती हैं जब आप सेम कंपनी में रिन्यूअल करवाते हैं। इसके साथ साथ नो क्लेम बोनस, पूरे साल में अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आपको ये एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलता है। अगर बात करें रिस्टोरेशन बेनिफिट की तो जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड आप थोड़ा या पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ये रिस्टोरेशन बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है जिसमें आपको दोबारा से उतना ही सम इंश्योर्ड मिल जाता है जितना आपका क्लेम में खर्च हो गया है। वेटिंग पीरियड बहुत जरूरी टर्म है। इसका मतलब यह है कि आपके पॉलिसी खरीदने के कितने टाइम के बाद कौन सी ट्रीटमेंट कवर की जाएगी वो उस मेडिकल कंडीशन का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड कितने टाइप का होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जरूर समझें। नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का मतलब है कि जो लिस्टेड इलाज हैं, जो कंपनी ने एक्सक्लूजन्स की लिस्ट में शामिल कर दिए हैं
वो आपकी ये पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इस पॉलिसी के बदले जो हम पैसा देंगे उसे टेक्निकली प्रीमियम कहा जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी भी हैं जिन्हें एक नाम दिया गया है, जैसे कि स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज वो लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही आपको मिलेंगी और इससे जुड़ा हुआ कुछ वेटिंग पीरियड और जरूरी कंडीशंस हो सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब है कि कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो हमें पॉलिसी खरीदने से पहले से है, जिसका फिलहाल भी इलाज चल रहा है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई दवाइयां हम ले रहे हैं, तो वो हमें इंश्योरेंस कंपनी को ये पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर करनी होगी। तब उसे एज अ पीईडी क्वालिफाई किया जाएगा और उसका कवरेज हमें एक सर्टेन वेटिंग पीरियड के बाद मिलेगा। अब इस तरह की और भी जरूरी टर्म्स हो सकती हैं जिनके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, तभी आप अपनी पॉलिसी में सही कवरेज को चूज कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी ऐसी टर्म से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों दूसरी स्टेप पर हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बढ़ गई है। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर दोस्तों हमने जो भी ये टर्म्स समझी हैं इनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सेकंड स्टेप में हमने ये समझा कि सम इंश्योर्ड, रूम रेंट कैटेगरी ये क्या होते हैं, लेकिन इस तीसरे स्टेप में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू इनको देने वाले हैं। जैसे कि सम इंश्योर्ड हमें कितना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा फैमिली साइज क्या है। अगर बड़ी फैमिली है तो मुझे ज्यादा सम इंश्योर्ड चाहिए, या इसके अलावा मेरे शहर में मेडिकल इन्फ्लेशन कितनी है, कितने रुपए में मुझे इलाज मिलता है। बड़ा शहर है तो सम इंश्योर्ड ज्यादा चाहिए। मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, अगर मैं फिट हूं तो कम सम इंश्योर्ड भी चलेगा, और अगर मैं इंडिविजुअली यानी अकेले अपने लिए पॉलिसी ले रहा हूं तो कम सम इंश्योर्ड भी मेरे लिए काफी होगा। यानी इस स्टेप के अंदर हम हर फीचर के सामने एक वैल्यू डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू इस फीचर के लिए चाहिए। जैसे कि रूम रेंट कैटेगरी के लिए आपको कोई भी कैटेगरी का रूम यानी कि कोई भी कैपिंग नहीं चाहिए, या इसके अलावा आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी ले सकते हैं जिसमें आपका प्रीमियम रीजनेबल हो सकता है, या कोई और रूम रेंट की कैपिंग चाहते हैं जिससे आपका प्रीमियम कम हो जाए तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। कुछ प्लान्स के अंदर 60 और 90 डेज होते हैं, कुछ प्लान के अंदर 60 और 180 डेज होते हैं, कुछ प्लान्स के अंदर 90 और 180 डेज तक के भी आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का कवरेज मिलता है। तो आप डिसाइड करें कि आपके आइडियल प्लान के अंदर, आपके ड्रीम प्लान के अंदर ये नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए। नॉन मेडिकल यानी कंज्यूमर आइटम्स की जो कवरेज है वो आपको चाहिए है या नहीं चाहिए है, तो वो आप यहीं पर डिसाइड करें, क्योंकि कुछ प्लान्स के अंदर ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता है, और अगर आपको चाहिए है तो फिर आपको एज एड ऑन इन्हें अगले स्टेप्स में ऐड करना होगा। क्यूमुलेटिव बोनस को समझिएगा कि आजकल इंश्योरेंस कंपनीज कितना क्यूमुलेटिव बोनस देती हैं। कुछ कंपनीज तो अनलिमिटेड टाइम भी क्यूमुलेटिव बोनस देती हैं। क्लेम आने पर ये क्यूमुलेटिव बोनस कम होगा या नहीं, मैक्सिमम ये कितना बढ़ सकता है, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करके अपना आइडियल फ्रीक्वेंसी या अमाउंट आप यहां पर मेंशन करें। इसके बाद रिस्टोरेशन बेनिफिट भी इसी तरीके से है। आपको यह देखना है कि आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट की आपको जरूरत है या नहीं, आपको साल में एक बार रिस्टोरेशन चाहिए या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन चाहिए, वो रिस्टोरेशन काम कैसे करना चाहिए, इन बातों पर रिसर्च करके एक पर्टिकुलर डिसीजन आपको यहां पर लेना होगा। इसके अलावा आपकी जो पॉलिसी है इसके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका वेटिंग पीरियड स्टैंडर्ड 3 साल का ही चलेगा, या आपको कम करना है। मैटरनिटी की कवरेज आप चाहते हैं कि नहीं, यानी चाइल्ड बर्थ, न्यूबॉर्न बेबी कवर, ये एक्सपेंसेस कवर करना चाहते हैं कि नहीं, ओपीडी की कवरेज चाहिए या नहीं, कुछ ऐसे जो फीचर्स हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप चाहिए या नहीं, तो इनको आप यस या नो में भी लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर हम एक बेहतर पॉलिसी चूज कर पाएं। अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को पहले ही मेंशन कर लेंगे तो आप ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो हम अपने ज्यादातर वीडियोस में इन टर्म्स का जिक्र जरूर करते हैं, उन्हें आपको समझाते हैं, तो ऑलरेडी आप इनको समझते भी होंगे। गलत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से सिर्फ आपके प्रीमियम का नुकसान नहीं है, कल को जब क्लेम आता है तो आपको सही कवरेज ना मिले, ये भी एक बड़ा नुकसान है और आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर। अब आपके पास पॉलिसी टाइप आ गया है, कौन कौन से फीचर्स आपके प्लान में होने चाहिए और उन फीचर्स के अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी किस फ्रीक्वेंसी में आपको वो फीचर चाहिए, किस अमाउंट में वो फीचर आपको चाहिए हैं, किस हद तक आपको कवरेज चाहिए, वो भी आपने देख लिया है। फोर्थ स्टेप के अंदर दोस्तों हम 3-4 प्लान्स को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं जो कि मार्केट में फिलहाल अवेलेबल हैं। ये ऐसे टॉप 3 या 4 प्लान्स होंगे जो आपकी ज्यादातर जरूरतों को जो आपने लिस्ट की हुई हैं इन्हें पूरा करते होंगे। अब आप ये रिसर्च करेंगे कैसे? इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट, ब्रोशर, पॉलिसी वर्डिंग्स, ब्रोकर, एग्रीगेटर वेबसाइट्स,
हर जगह से रिसर्च कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास वीडियोस का भी बहुत बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है। तो आज के दिन किसी तरह की रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, लेकिन मेहनत ये आपको ही करनी होगी। अब ये जितना आसानी से मैं आपको कह रहा हूं, ये उतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए, आप ये जो डिसीजन लेंगे इसके लिए आपको कितने सालों तक पैसा पे करना है, तो उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 5वें स्टेप पर। इस स्टेप के अंदर हमारे पास कुछ 3 से 4 प्लान शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब हमें सबसे जरूरी एस्पेक्ट क्लेम और सर्विस के बेसिस पर इन प्लान्स को चेक करना है। ये सबसे जरूरी एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इतने फीचर्स, इतनी रिसर्च, इतना पैसा क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि क्लेम के टाइम ही हमें इंश्योरेंस कंपनी की एफिशिएंसी और फीचर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ इस क्लेम के टाइम के लिए ही किया जा रहा है। तो हम कुछ ऐसा डेटा चेक करेंगे जो हमें एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ढूंढने में मदद करेगा। तो सबसे पहला जो मीट्रिक है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने पर 100 क्लेम्स कितने क्लेम सेटल किए हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की एफिशिएंसी और उनकी इंटेंशन भी दिखाता है। इसके बाद आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना पैसा प्रीमियम के तौर पर लिया, उसमें से कितना पैसा क्लेम्स के तौर पर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये किसी भी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है और ये भी एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सोल्वेंसी मार्जिन्स, कि क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि उनके पास अगर क्लेम्स आ जाते हैं तो उनके पास क्या इतना पैसा है कि वो क्लेम्स कंफर्टेबली पे कर सकें। इसके अलावा आपको कंप्लेंट्स और रिव्यूज भी देखने हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी की कितनी कंप्लेंट्स हैं, किस कंपनी के पॉलिसी होल्डर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं, और इनके रिव्यूज भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और फाइनल चेक आपको करना है कैशलेस हॉस्पिटल्स का, यानी अगर मैंने पॉलिसी ली है तो मेरे शहर में आसपास हर कैटेगरी का मेजर हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, वो कैशलेस नेटवर्क पर होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान मुझे अपफ्रंट पैसा हॉस्पिटल को नहीं देना होगा किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। ये कैशलेस फैसिलिटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपकी पॉलिसी बहुत शानदार है, फीचर्स से लोडेड है, लेकिन क्लेम प्रोसेस अगर वीक साबित होता है तो इन फीचर्स का, बेनिफिट्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्लेम के टाइम आपको परेशानी आने ही वाली है। अब ये जो रेशियोज का और जो बाकी मैट्रिक्स हैं, इनका डेटा हमारे पास लेटेस्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम इस डेटा को स्ट्रीमलाइन करके आपके लिए अलग अलग कंपनीज का एक आउटलुक क्रिएट कर सकें, जिसके लिए हमने इस चैनल पर रिपोर्ट कार्ड सीरीज बनाई है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज का लिंक देने वाला हूं। वो सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बेहतर तरीके से समझने में। अब दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यह है हमारा 6th स्टेप। इसके अंदर हम प्राइसिंग और एफोर्डेबिलिटी चेक करेंगे। जो भी हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड प्लान है, पहले 3-4 प्लान थे, और कंपनी की क्लेम एफिशिएंसी चेक करने के बाद हो सकता है आपके पास 2 से 3 जो पॉलिसीज हैं वो बच जाएं। अब इनकी हम प्राइसिंग और एफोर्डेबिलिटी इसलिए चेक करेंगे, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार जो आप डिसीजन लेंगे, इसका आपको हर साल प्रीमियम पे करना है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि ये अगले साल महंगा हो गया तो मैं इस साल नहीं करवाता हूं। ये आपको कंटिन्यूटी में रखना होगा, तभी इसका बेनिफिट है। तो अगर प्राइसिंग वाले एस्पेक्ट को अगर आप आज ही बारीकी से देखेंगे, तभी इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। ऐसा सबसे जरूरी फैक्टर है प्राइसिंग रिवीजन हिस्ट्री, यानी किसी कंपनी ने अपने प्लान्स के प्राइसेस पास्ट में कितनी बार रिवाइज किए हैं, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। क्या आपकी पॉलिसी का प्रीमियम एज बैंडेड है, यानी कुछ प्लान्स के अंदर प्रीमियम एज के हिसाब से बढ़ता है, जहां पर 5 और कम एज के अंदर तो 10 साल के भी ब्रैकेट बनाए जाते हैं। अगर एज बैंडेड आपकी पॉलिसी में प्रीमियम है तो उसके एज वाइज जो प्रीमियम के रिवीजन है वो कम हो सकते हैं। और कुछ प्लान्स के अंदर तो आपको यह सुविधा भी मिलती है कि अगर आप पूरे साल क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका एज बैंडेड वाला जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस एस्पेक्ट पर भी आपको गौर करना चाहिए। इसके अलावा आपका नो क्लेम बोनस कैसे काम करेगा? क्या क्लेम लेने से ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा? आपके पास एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड बचेगा या नहीं, या आपको ये किस तरीके से मिलेगा? और अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉलिसी ही चाहिए जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करती है लेकिन उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल जैसे फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिसी का प्रीमियम कम करने के लिए। अब दोस्तों आपके पास शॉर्टलिस्टेड पॉलिसीज आ गई हैं, इनकी क्लेम सर्विसिंग साथ में प्राइसिंग का भी रिव्यू हमने कर लिया है। अब 7th और फाइनल स्टेप आता है एक फाइनल रिव्यू करने का, यानी जो भी हमने रिसर्च की है, पास्ट में जो भी डेटा हमने देखा है और जो प्लान शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनके अंदर क्या कोई कमी तो नहीं है। ये फाइनल रिव्यू हम 7th स्टेप के ऊपर
करने वाले हैं। तो इसके लिए अब आपको शॉर्टलिस्टेड जो प्लान है इनकी पॉलिसी वर्डिंग्स एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बारीक टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वहां पर दिखेंगी जो आपके क्लेम पर काफी असर डाल सकती हैं। इसके अलावा आपके शॉर्टलिस्टेड प्लान के अंदर कोई सब लिमिट, कोई कैपिंग, कोई को पेमेंट है या नहीं, ये भी इस स्टेप पर आपको जरूर चेक करना है। पूरी एक्सक्लूजन्स की लिस्ट जरूर पढ़ें कि कौन से इलाज ये प्लान कवर नहीं करेगा, और डिजीज वाइज भी एक्सक्लूजन्स आपको देखने हैं। इसके साथ साथ वेटिंग पीरियड भी आप रिव्यू कीजिए कि किन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स का वेटिंग पीरियड जो है आपको अभी बताया गया है वो कितना है, क्या उसे कम करना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई पीईडी मेडिकल कंडीशन है, तो उसका अगर वेटिंग पीरियड अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो इस स्टेप पर कर सकते हैं। और ध्यान रखें, कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है और आपको कंपनी को बताना चाहिए, तो किसी की एडवाइस पर भी उसे छुपाएं नहीं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपने इस डिसीजन के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि आपने हर स्टेप पर बेहतरीन तरीके से रिसर्च की है और काम किया है, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, आपने शुरुआत की थी पॉलिसी का टाइप डिसाइड करने से, और फाइनली आपने पॉलिसी के अंदर अगर कोई कमी है फाइनल स्टेप पर, वो भी आपने चेक कर लिया है, जिसके अंदर आपकी जरूरत के सभी फीचर्स हैं। ये कंपनी जो है क्लेम और सर्विसिंग वाइज बहुत अच्छी है, प्रीमियम रीजनेबल है, और इसके साथ साथ आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एक बार दोबारा से फाइनल स्टेप के अंदर रिव्यू कर लिया है। अब यहां तक हम साथ में चले हैं, तो मैं आपका साथ यही नहीं छोड़ूंगा। अब आपके सामने एक फाइनल कंफ्यूजन ये आएगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कहां से लेनी चाहिए। इसके दो रास्ते हैं आपके पास। पहला तो ऑप्शन है ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर आप एजेंट से पॉलिसी खरीद सकते हैं या डायरेक्ट ब्रांच जाकर पॉलिसी ले सकते हैं, जो कि काफी कम लोग करते हैं। ऑफलाइन के अंदर एजेंट का ही मेन ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है ऑनलाइन ये पॉलिसी खरीदना। ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? ऑनलाइन में आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं जैसे कि पॉलिसी बाजार, किसी ब्रोकर प्लस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं जैसे कि डिटो, या फिर और किसी ऑनलाइन सोर्स से भी आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो मेरी इस डिसीजन के बारे में आपको एक बिल्कुल स्पेसिफिक एडवाइस है। आप चाहे पॉलिसी ऑफलाइन खरीदिए या ऑनलाइन खरीदिए, आपकी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक इंटरमीडियरी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक रिलायबल ट्रस्टेड एजेंट हो तो आपको ऑनलाइन पॉलिसी खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन कल को अगर आपकी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में किसी क्लेम को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और आप इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम रिजेक्शन से, डिडक्शन से सहमत नहीं है, और आप उस समय किसी से मदद चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, कोई आपको सलाह दे कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपने पॉलिसी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी है तो आप उनसे कैसे मदद मांगेंगे? अब आपकी नजरों में तो इंश्योरेंस कंपनी ने गलत किया है, वो आपको कैसे सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपकी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक इंटरमीडियरी है, चाहे वो ऑफलाइन एजेंट आपने चूज किया है या फिर कोई ब्रोकर है, तो वो आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है तो फिर आपकी वो मदद कर सकते हैं आपको नेविगेट करने में इस प्रोसेस से, और आपको उस मुश्किल से वो बाहर निकाल पाए। लेकिन डायरेक्टली जब इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली होती है तो इस तरह की मदद आपको नहीं मिलती है। और इसका यह मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी आप नहीं ले सकते या नहीं लेनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाली जो एड है, जो मदद है क्लेम के डिस्प्यूट के टाइम, वो आपको उस सिनेरियो में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये आपने वो 7 स्टेप प्रोसेस देखा जिसके जरिए आप अपने या अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करने से आप इंश्योरेंस की किसी भी मिस सेलिंग से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है, उनके इन्फ्लुएंस में आकर आप गलत पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां जरूरी हो जानकारी को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से काफी सारे लोगों की मदद हो सकती है। तो अगर आपके परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, जानकारी में कोई भी इंसान अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा है तो उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें। अगर फ्यूचर में भी इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। रिपोर्ट कार्ड सीरीज आप यहां क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।